अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 आपका मेज़बान दानिश हुसैन हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। बड़ा शहर है, मसाइल उससे भी बड़े। कराची सर्कुलर रेलवे नाम तो आपने यकीनन सुना ही होगा, और ये अब से नहीं सुन रहे होंगे बल्कि 90 की दहाई से हम सुनते ही चले आ रहे हैं। 2005 में कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो दोबारा से बहाल होने की थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई। जापान से एक जायका नामी कंपनी का किरदार आया और उसने इस कंपनी को, कराची सर्कुलर रेलवे को दोबारा से बहाल करने की कोशिश की और हामी भरी, लेकिन टैक्स में छूट और कुछ और मामलात जिसकी वजह से ये दोबारा शुरू ना हुआ। 2013 में दोबारा बाज़गश्त सुनाई दी गई कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल होगी। उस वक्त के वज़ीर आला कायम अली शाह ने इसके लिए 2 अरब 60 करोड़ का बजट भी मुख्तस किया, लेकिन बात फिर ठंडी हो गई। 2016 की कहानी है जहां पर सीपेक में बिलाखिर इसे शामिल कर दिया गया, लेकिन 2018 में वादा भी किया गया कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2018 भी खत्म होने के, लेकिन अभी तक कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई कि इफ्तिताह कब होगा। फयाज बुखारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, शायद उनको पता हो कि कब ये 2018 में इफ्तिताह होने वाला ही नहीं। फयाज, ये बताएगा 2018 का भी अब आखिरी महीना चल रहा है, तो लगता तो नहीं है कि इफ्तिताह होने वाला है। काम कहाँ तक हो गया और देरी किस बात की है? जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे की अगर बात की जाए तो 23 स्टेशंस पर मुश्तमिल ये एक बहुत तवील ट्रैक है जो चंद माह में नहीं बल्कि कई सालों में जो है वो मुकम्मल हो सकेगा। और अभी जो है वो कहा गया था कि नवंबर और दिसंबर के महीने में इस पर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है सिर्फ नोटिस भिजवाए गए हैं। सॉफ्ट इंक्रोचमेंट पर काम शुरू किया है। अगर सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो वही वो इलाके हैं जहाँ पर कुछ झुग्गियाँ, कुछ झोपड़ियाँ, कुछ जो है वो ठेले लगाने वाले लोग मौजूद हैं। उनको हटाने के लिए तो काम शुरू किया गया है और उसकी डेट जो है वो आज से अनाउंस की गई थी, लेकिन कराची में एक बहुत बड़ा जो एक इवेंट आया है जो कि आइडियाज़ है, तो उसकी वजह से काम जो है वो काफ़ी हद तक रोक दिया गया है। और हमारी जब बात हुई तर्जुमान से तो उनका यही कहना था कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट पर काम चल रहा है, लेकिन आइडियाज़ जो ही ख़त्म होगा तो उसके बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी को तलब किया जाएगा और उसके बाद ही जो है वो इस काम को आगे मज़ीद बढ़ाया जा सकेगा। इस काम को मुकम्मल होने में तकरीबन 3 से 4 साल भी लग सकते हैं। और बिल्कुल ये अभी भी जो इस पूरा बजट बताया गया है वो 2.6 बिलियन बताया गया है, जिसमें 2 बिलियन जो है वो जापान कंपनी दे रही है, जबकि 600 करोड़ जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से आने हैं। लगता है कि अभी काम बहुत बड़ा है और बड़ी देर है। इसाक बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, डिवीजन ऑफिसर है। बलोच, ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से हमारे नुमाइंदे फयाज भी बता रहे थे इस तमाम से सूरत हाल के बारे में, 2018 खैर 19 भी नहीं लग रहा, 3-4 साल का काम है। ये बताएगा कि आपके पास क्या डेट्स है या कोई आपको डेडलाइन दी गई है कि इस ऑपरेशन को जो है इस मुकम्मल किया जाए जो तजावुज़ात के खिलाफ है, और उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फयाज साहब अभी कह रहे थे, इसमें कोई डेडलाइन तो हमें नहीं दी गई कब तक मुकम्मल करना है, बस शुरुआत 2018 में ही शुरुआत हम कर रहे हैं इसकी। आज थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई थी इसकी हमारे वजीर मिशन की तरफ से, तो ये स्टेप बाई स्टेप चलेंगे हम इसको इंशाल्लाह। स्टेप बाई स्टेप जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इस पर चलते हैं, हम इसको पूरा करेंगे। तो अंदाज़ा कब तक है बलोच साहब कि ये कराची सर्कुलर रेलवे पे जो 2 करोड़ से ज़ायद के जो आबादी वाला एक शहर है, 2 करोड़ से ज़ायद नफूस बसते हैं, और ट्रांसपोर्ट का मसला तो वैसे ही है। कल तो इमरान इस्माइल साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की और उन्होंने कहा कि मैस ट्रांजिट सिस्टम जो है वो इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है। तो इससे अंदाज़ा तो लगता है कि गवर्नमेंट जो है वाकई सीरियस है मौजूदा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये तमाम काम हो जाएंगे? पहला मरला तो है तजावुज़ात हटाने का। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात हटाने की बात की है, तो तजावुज़ात हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। आस्ता आस्ता करेंगे सर्कुलर रेलवे, तो फिर उसके बाद में जब वो डिसीजन लिया जाएगा वो उसकी तरफ इंशाल्लाह। लेकिन ये टर्म एक इस्तेमाल होती है सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, लेकिन मेरे ख्याल से वो सॉफ्ट होती नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि ठेले पथारे वगैरह जब आते हैं हटाते हैं हट जाते हैं, 3 दिन बाद वहीं पर दोबारा आ जाते हैं। तो इससे कैसे निपटेंगे? क्या आपको हिकमत अमली तैयार की है? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हम जो शुरू करेंगे ख़त्म करना सॉफ्ट और दूसरे जो भी हैं तो सबको हटाना शुरू कर देंगे। दरअसल जो लैंड पे बैठे हुए हैं वो यही इंक्रोचमेंट इंक्रोच करके बैठे हुए हैं, तो सॉफ्ट या हार्ड उनको उन सबको हटाना है, इसके बगैर सर्कुलर रेलवे नहीं करना। अच्छा, ये जब इंक्रोचमेंट का काम सॉफ्ट हो या हार्ड जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद कितना वक्त दरकार होगा कि ये फुली ऑपरेशनल हो जाए प्रोजेक्ट? हाँ, वो फिर अपना रेलवेज और जो दूसरे इदारे हैं वो मिलके इस पे जो बना लेंगे, तो फिर बाद में टाइम फ्रेम दे देंगे उसके मुताबिक। लेकिन 2018 के तो टाइम फ्रेम था ना, वो तो अब खत्म हो चुका।
2018 तो 1 ही महीने रह गया है। अब इंक्रोचमेंट जो चल रही है उसमें टाइम देगा और फिर सर्कुलर बहाल होना बात की बात। लेकिन कोई अंदाज़ा तो बताएं ना सर कि बलोच साहब, जाहिर है आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो कुछ अंदाज़ा तो होगा ना कि कब तक कराची के अवाम जो है वो इस ट्रेन पर सफ़र करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे अपने शहर में? नहीं, फिलहाल इसमें कोई टाइम फ्रेम फिलहाल तो नहीं दे सकता हूँ, ये लंबा। तो इंक्रोचमेंट का काम कब तक हो जाएगा? वो बस शुरू हो गया, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। अभी तो वैसे भी रुका हुआ है ना आइडियाज़ 2018 की वजह से। अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, आइडियाज़ के बाद फुल स्विंग। अच्छा फयाज, ये बताएगा बलोच साहब, तो अभी यही बता रहे हैं कि आप बड़ा तसल्ली से हम काम करेंगे, कोई हमारे पास भी डेडलाइन भी नहीं है, अभी तो बात इंक्रोचमेंट तक ही है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से आपने भी निशानदेही की है कि 3-4 साल लगेंगे, बलोच साहब की बातों से भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ा हो रहा है, तो अभी कितना बड़ा मसला है? क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं। इंक्रोचमेंट तो वैसे हमने देखा कि इम्प्रेस मार्केट में, नाज़िमाबाद में भी शुरू हो चुका है, तो जो रेलवे की ज़मीन है उसे वागुजार करने में कितना असर दरकार होगा? असल में मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 5,500 ऐसे प्लॉट्स हैं जिन पे कब्जा कर चुके हैं, मुकम्मल तौर पर जो है वो इमारतें तामीर हो चुकी हैं और इसको मुनहदम करना ही होगा। मतलब बग़ैर मुनहदम किए जो है वो काम नहीं चल सकेगा। उसके लिए जो है वो उन्होंने एक हिकमत अमली ज़रूर बनाई है और ये बताया भी गया है कि जल्द ही इन 5,500 जो प्लॉट्स हैं उससे भी ज़ायद हैं उनको जो है ख़त्म किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर मुनहदम किया जाएगा। और जो दोनों ट्रैक्स हैं उसके अतराफ़ में जो है वो कुछ गैर जानिबदार से जो है वो कुछ सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हो गई हैं, कुछ माफिया भी है और बाहर से लाके कुछ ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो कराची में जो है वो भीख मांगते हुए नजर आते हैं, कुछ जो है वो ठेले चलाते हुए नजर आते हैं। इन तमाम लोगों को हटाना भी एक मसला है और उनको फिर मुतबादिल जगह भी देनी पड़ेगी। अगर मुतबादिल नहीं भी देते हैं तो उनको इस बात की यकीन दहानी करा के हटाना पड़ेगा, क्योंकि है तो गवर्नमेंट की जगह। और दोनों ट्रैक्स के अतराफ में जो है वो 200 गज का जो है वो हिस्सा बताया गया है कि जहाँ 23 स्टेशन बनाएंगे तो उसके दोनों जानिब जो है वो 200 गज जो है वो हिस्सा उन्हें खाली कराना होगा और 23 स्टेशन बनाए जाएंगे जो कि कराची का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसमें आएगा, जिसमें कि शुरू अगर करें तो नीपा से गुलशन, जौहर और शारा फैसल कारसाज से होता हुआ ये रोड जो है वो ड्रिग रोड से फिर सिटी स्टेशन और इसके बाद जो है लियारी से होता हुआ औरंगी टाउन बल्दिया से होता हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीबन 50 किलोमीटर के ये 2 ट्रैक्स हैं जिस पर तजावुज़ात जो है उनकी भरमार है, उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। और जैसे ही ये हटेगा उसमें भी तकरीबन 4-6 महीने मुझे लग रहा है कि इनको दरकार होंगे। उसके बाद जब काम शुरू किया जाएगा तो ये प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा है, 2.6 बिलियन की इस पर इन्वेस्टमेंट लग रही है और मुकम्मल होने में तकरीबन 3 से 4 साल लग जाएंगे। और एक अंदाजा बताया जा रहा है कि शामिल हो चुका है फयाज, तो जरा बताएगा उसके बाद कुछ इसमें तेजी मुमकिन है, क्योंकि अब सीपेक में भी शामिल है ये। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से यही कोशिश होगी, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने 100 दिन के टारगेट में जो है वो 10 ट्रेनें भी शुरू करी है और उनका यही टारगेट है कि सी पैक के साथ साथ इसको भी मुकम्मल तौर पर जल्द अज जल्द किया जा सके और उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगेगी वो कोशिश करेंगे कि जल्द उस पर काम चले। फयाज, हम देखते हैं कि अब ये मुकम्मल होता है प्रोजेक्ट, सी पैक के बाद कितनी तेजी आती है। 100 रोज तो खैर अब खत्म ही होने वाले। बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी आपका और बलोच साहब आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अब एक और बात करते हैं भारत के प्रोपेगेंडे की। कल से आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, टीवी चैनल्स पर भी देखा, एक नया शोशा छोड़ा गया भारत की जानिब से, लेकिन अफसोस कि नाचुची न्यूज़ ने उनके किए किराए पर पानी फेर दिया। दो तलबा है पाकिस्तान के, मदरसा है इमदादिया जो कि फैसलाबाद का मदरसा है और वो रायवन आए इज्तिमा में, उसके बाद घूमने फिरने के लिए गए और गंडापुर जो बॉर्डर है वहाँ पर गए। जाहिर है तस्वीर बनाते हैं, सब बनाते हैं बॉर्डर पर जाते हैं तो, लेकिन वो किसी तरह से सोशल मीडिया से एक चैनल ने उठाए, उसको देखे में दूसरे ने उठाई और यूं करते करते स्टेट और दिल्ली के लोगों ने, जो वहाँ के करता धरता है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये 2 टेररिस्ट है, दहशतगर्द है जो भारत में घुस आए हैं। इसी पर बात करने के लिए मियां शफीक ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां शफीक, पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और आपने जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था भारत की जानिब से बेनकाब किया और उस पर पानी फेर दिया उनकी तो उम्मीदों पे, मैं तो ये कहूँगा। अब ये बताइएगा कि इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी है जिसकी बेस पर भारत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है? देखिए, वैसे तो कोई भी मौका भारत अपने हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन इस दफ़ा तो भारत ने और उसके मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना अपना काम की बिल्कुल इंतहा ही कर दी। सोचा भी नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी रियासत का इतना बड़ा मीडिया इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा। देखिए, 2 नौजवान मासूम तलबा जो दीन की तालीम ले रहे थे
और जिनका दूर दूर तक भी कोई ऐसा अमल नहीं था, और फिर वो उस अदारे के साथ वाबस्ता थे जिसकी एक अपनी पहचान, अपनी एक मिसाल है। 7 सालों से वो वहीं पर तारीखी मदरसा है जी, बिल्कुल 8 साल से ज़ेर तालीम है। और उनकी सरगर्मियाँ हमने, चूँकि जिस तरह रात मैंने खुद जाके तमाम रिकॉर्ड चेक किया, उनकी हाज़िरियाँ, उनका वहाँ रहन सहन, फिर जो अदारे का माहौल, रश का तय देखकर इतना खूबसूरत, इतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी तालीम। लेकिन दूसरी तरफ हमारे दुश्मन ने क्या किया कि जो देखिए, ये वो मुल्क है जो हमारे परिंदों से डरता है। ये तो फिर इंसान है, नौजवान थे, वो तो हमारे परिंदों से, कबूतर से डर जाता है, गुब्बारे वहाँ अगर चले जाए उनसे डर जाता है। तो बहरहाल ये तो नौजवान देखें गए तो थे, जिस तरह हमने रिकॉर्ड सारा रात भी सारी तफसीलात बताई कि वो रायविंड में जो एक तारीखी इज्तिमा होता है उसमें शिरकत के लिए गए थे। न सिर्फ ये 2 लड़के थे, तालिब इल्म थे, काफ़ी बड़ी तादाद में थे, मदरसे से पूरा एक वफद गया था। फिर अतराफ़ की जो कॉलोनी है वहाँ के मियां शफीक साथ ही रहेगा। जनरल एजाज अवान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे भी बात करते हैं। जनरल साहब, ये बात तो मैं कहता हूँ मेरी बात का रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिए कि अभी 2 तलबा जो हैं वो दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है, निहत्ते तलबा, और औसान ख़ता हो चुके हैं। अगली बात आपको समझदार है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बात यह है, मैं तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं इनको कराने में भी अजीत डोवाल का कोई सानी नहीं है, और फिर इस तरह के इल्जामात लगाना उन्होंने अपना वसीला बना लिया है, क्योंकि वो इस वक्त रीजनल सिचुएशन को रीड कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अमेरिका डेस्परेट है अफगानिस्तान से निकलने के लिए, और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वो वहां से निकले और इनके रोल में वहां पे कमी आए। तो मुझे तो इससे भी बढ़ के बल्कि 2 स्टेप मजीद की इनसे उम्मीद थी, और ये कर सकते हैं कल कि अफगानिस्तान से कोई 2 लड़के उठाएं और उनकी डेड बॉडीज इंडिया में फेंक कर कहें जी कि ये 2 पाकिस्तानी हैं जो इधर आए हुए थे और उन्होंने एक फलां ऑपरेशन किया और हमने इनको हलाक कर दिया। तो ये इस तरह के एलिगेशंस लगाना ये इनकी पुरानी आदत है। पठानकोट जो था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उड़ी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और अजमल कसाब का उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल निकल आया। जी बिल्कुल, मुंबई अटैक में इन्होंने उसका डोमिसाइल निकल आया। हमें तो उस वक्त पता था कि ये किसी लोकलाइट के साथ ड्रामा कर रहे हैं। उस वक्त इत्तलात आ रही थी कि कुछ इन्होंने नेपाल से इस आदमी को उठाया है और उसको लेके आए हैं, और फिर ये इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि उस पर वो ताउन नहीं कर रहे थे और हमारी जो टेक्निकल टीम थी उनको वो डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, और पिछले 6 साल से नहीं कर रहे हैं, तो इस सारे को अगर देखें तो इंडिया का डिजाइन बड़ा क्लियर है, और हमें बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि वो एलिगेशंस ऐसी लगाकर इंटरनेशनल फोरम पे इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें लगता है कि उनके और अमेरिका के बहुत गहरे मरासम हैं, और चूंकि ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है और जो आगे बढ़ रही है, तो वो उसका मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं कश्मीर की सिचुएशन को गलत रंग देने के लिए, और अपनी इंटरनल सिचुएशन जहां इस वक्त दलित के साथ और शूद्रों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ और मुसलमानों के साथ जो हाई हैंडेडनेस हो रही है उनके मुल्क में, इसको ये हमेशा एक दूसरा रंग देने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब साथ ही रहिएगा। ये तो वो भी थी जो हिंदुस्तान की जानिब से पोर्ट्रे की थी। अब जरा पाकिस्तान की हकीकत क्या है, या पाकिस्तान कहां तक जा रहा है, तो इस पर बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं करतारपुर बॉर्डर की, जो कि परसों खुलने वाला है। उसकी राहदारी का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान की जानिब से 4000 लोगों के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं, कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। अब क्या क्या मनाजिर हैं, कितने काम कहाँ तक पहुँचा, तो इस पर बात करने के लिए आरिफ खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनसे बात करेंगे, मैं जनरल साहब उसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा। आरिफ खुर्शीद, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी ज़ाहिर है एक बड़ा इवेंट है, तो इसकी कवर करने के लिए सिक्योरिटी के मामूर जो लोग हैं उनके बारे में बताइएगा, कितने लोग डिप्यूट किए गए हैं। दूसरा ये बताएगा कि अब क्या कन्फर्म हुआ भारत की जानिब से जो डेलीगेशन आ रहा है, कौन कौन होगा उसमें? जी बिल्कुल, तैयारियों का अमल जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 28 नवंबर को वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पे आके कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे।
बात करें अगर वहाँ पे पंडाल की, जहाँ पे इमरान खान ने आके खिताब करने हैं, वहाँ पे कॉरिडोर का इफ्तिताह करना है, तो वहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है जो 60 फुट चौड़ा और 20 फुट ऊंचा है। वहाँ पे 4000 के करीब कुर्सियां जो है वो लगाई जा रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला जो है वो सफाई का जो है वहाँ पे बेहतरीन किस्म की सफाई का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। भारत की जानब से नवजोत सिंह सिद्धू और उसके अलावा 2 मिनिस्टर्स की आमद वो मतवक्के है। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से भी अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर वगैरह से भी मुख्तलिफ लोग जो है वो इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बात करें अगर सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी के लिए 44 जो है वो CCTV कैमरास लगाए गए हैं जिनकी निगरानी उनसे की जाएगी। इसके अलावा तो यानी कि फुल प्रूफ इंतजामात इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ खुर्शीद हमारे साथ थे, और फैसल जावेद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फैसल जावेद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पर आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जब पहले सिद्धू साहब आए थे तो तब भी आप पेश थे, अभी भी बड़े आप ये तमाम तरह इंतजामात में देख रहे हैं। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की एज अ स्टेट आप क्या समझते हैं, एक पार्टी या पॉइंट स्कोरिंग से हट के कितनी फतह है? देखिए जी, ये पाकिस्तान ही का इनिशिएटिव है और पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिश है। अब ये पूरी दुनिया को बावर हो गया है कि पाकिस्तान किस कदर कोशिशें करता है अमन के लिए, पीस के लिए, और पाकिस्तान सही मानों में पूरी दुनिया में एम्बेसडर बना है पीस का। वो इस तरह से कि अगर आप इससे हट के भी अगर देखें, पाक भारत के अलावा भी देखें, तो बाकी भी जो अमन का जामन बना है वो पाकिस्तान बना है। जो हमने दहशतगर्दी की जंग जिसमें 9/11 में कोई पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए शिरकत की और हमने हजारों जानें कुर्बान की। 75,000 से ज्यादा हमने अपना नुकसान किया, माली नुकसान किया, लेकिन हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देके इंश्योर किया कि दुनिया का अमन कायम। और जब पाक भारत की बात होती है तो हमेशा पाकिस्तान जो है वो पेशरफ्त करता है अमन के लिए। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि आप अगर 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे आएंगे। तो पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशें हर वक्त अमन के लिए रहती हैं, और पाकिस्तान हमेशा इस बात को भी बावर कराता है कि कश्मीर जो है वो कोर इशू है, और कश्मीर का मसला जो है वो भी टेबल पे बैठ के हल होता है। और भारतीय जो जारियत है कश्मीर में अंदर जो मजालिम हो रहे हैं, उसको भी हमारी गवर्नमेंट ने हर जगह पे आवाज उठाई है, चाहे वो UN हो, चाहे वो यूरोपियन। ये जो वजीर आला है पंजाब के, भारतीय पंजाब के, वो या पे सुषमा स्वराज साहिबा ये नहीं आ रहे, उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि कश्मीर जो आपने भी जिक्र किया और जो वहां पर हालात हो रहे हैं रोज दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्या उसी वजह से नहीं आए या कुछ और वजह से कि नहीं आना ही नहीं चाह रहे? जी, बात ही नहीं करनी है। देखें, इस सिलसिले में उन्हें मदऊ किया गया बाज़ाब्ता तौर पे। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी तरफ से उनको मदऊ किया गया। अब नहीं आ रहे, नहीं आ पा रहे, ये उनका इंटरनल है, लेकिन हमारी तरफ से जो जस्चर है कि हमने मदऊ किया है, और हम जो है कॉरिडोर के हवाले से जो इस वक्त फीलिंग पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के पंजाब के अंदर पाई जाती है कि जी पाकिस्तान ने उन पंजाबी सिखों की, और जो वहाँ पे सिख बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है, उनकी एक ख्वाहिश जो उसको पूरा किया है। तो ये खैफ से गाली का एक बहुत बड़ा पैगाम पाकिस्तान की तरफ से गया है। सही। फैसल जावेद साहब साथ ही रहेगा, जनरल साहब से भी बात करते हैं। जनरल मान साहब, ये बताएगा अभी जो एक पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा इवेंट आ रहा है 28 तारीख को, परसों, अब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो मौक़िफ़ देना चाह रहा है पूरी दुनिया को, क्या वो वाकई जाएगा, या 1-2 दिन लोग याद रखेंगे, कहेंगे अप्रिशिएटेबल यूनाइटेड नेशन या अमेरिका या बाकी ममालिक, उसके बाद फिर वही डू मोर, वही बातें, वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें? देखिए जी, पाकिस्तान ने अपने तई एक कदम उठाया है, और जो ये कदम उठा रहे हैं, मैं इस वक्त कहता हूं कि पहले 100 डेज में जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, डिप्लोमेसी में आई वुड गिव देम 100 आउट ऑफ 100। उसकी वजह यह है कि देखें, एक उन्होंने सिचुएशन है अफगानिस्तान की, जिदा अमेरिका चीखता चिल्लाता हमें नजर आता है, और कभी वो धमकियां देता है, कभी वो हम पर इल्जाम लगाता है हक्कानी ग्रुप का और इनका। वहां पे इन्होंने मुला ब्रदर की रिलीज करके उनका जो ज़ल्मे खलीलजाद का पीस इनिशिएटिव है, उसको बड़ी एक भारी सपोर्ट मुहैया की है, और उनको कहा जी आप अमन कायम करें,
हम आपके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका को ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि नो मोर, वी विल डू व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। दूसरा हमारा बड़ा राइवल है इंडिया, या एक सिचुएशन है ईस्टर्न फ्रंट पे। तमाम तर जो सीज फायर वायलेशंस हैं उनको मद्देनजर, उनको सरफे नजर करते हुए, और जो एक जुल्म और बर्बरियत कश्मीर में हो रही है उसको ज़हन में रखते हुए भी उन्होंने एक सिख माइनॉरिटी, क्योंकि इस वक्त माइनॉरिटीज की बहुत बुरी हालत है इंडिया में, चाहे वो दलित हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, तो इस वक्त हिंदू जो है वो डोमिनेट कर रहा है और माइनॉरिटीज की हालत बुरी है। हिंदू भी सर सारे डोमिनेट नहीं कर रहे ना, मसला तो ये उनकी भी जाते हैं। इतना अच्छा खैर सगाली का मैसेज भेजा है और अपने दिल दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू को जो एक गिफ्ट दे के भेजा है, ये पूरी सिख कम्युनिटी के लिए गिफ्ट है। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत खैर सगाली का पैगाम दिया है। आई वुड ओनली से कि वहाँ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि रॉ उसमें कुछ ना कुछ करके इसको नेगेटिव कलर देने के लिए सबोटाज करने की कोशिश करे। चले, हम तो जनरल साहब दुआ करते हैं और कोशिश भी है जिस तरह से अभी, बट वी मस्ट टेक आवर गार्ड। डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है और नागुज़ीर है। अच्छा सर, यहाँ पर इसी से थोड़ी सी मिलती जुलती एक बात है। दूसरी तरफ की जो कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई जाती है हमेशा भारत की जानिब से, जैसे अभी भी दो लड़कों वाली बात है, तो ये क्यों होता है? कंस्पिरेसी थ्योरीज का मतलब है कि दुनिया उसको खरीदती है, बिक रहा है वो मंचन उनका। देखिए जी, उनका मंजन इसलिए बिक रहा है कि इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क उनको अपने एलाई के तौर पे देख रहा है, अमेरिका उनको चाइना के अगेंस्ट काउंटरवेट के तौर पे तैयार कर रहा है और उनकी हर बुरी अदा को भी गले लगाने को तैयार है। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। उन्हें उनकी जो रीच है उससे बड़ा रोल अफगानिस्तान में दे रहा है, क्योंकि ये इस वक्त ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस में है ये दोनों मुल्क। इसलिए वहाँ जो भी वो कचरा बेचना चाहेंगे वो इस वक्त अमेरिका उसको टर्न डाउन नहीं करेगा, बल्कि वो इसका एक मिलता जुलता मैसेज पाकिस्तान को भेज देगा कि जी प्लीज टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन और आप इनके तहफ़्फ़ुज़ात का। और जाहिर है जनरल साहब, हम कह सकते हैं कि जो साउथ एशिया उसका एक वॉचमैन की हैसियत भी है उसकी, कि वो सारे नजर देख रहे हैं कि हाँ जी चाइना में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, रूस के साथ क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान से साथ मौजूद थे। फैसल जावेद साहब, आप दोनों का शुक्रिया। कुछ मुल्क के अंदरूनी मामलात और भर्तियां हुई, फुर्तियां चली, क्या हुआ इस पर बात एक ब्रेक के बाद। एक बस है जिसे जला दिया गया और वजह सिर्फ ये है कि भत्ता क्यों नहीं दिया। ये कराची की बात नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब की शहर पाकपतन की बात कर रहे हैं, जो कि भत्ता माफिया से पाक बिल्कुल नहीं है। जमाल चौक है जी, और वहाँ का ये वाक़या है, और इस बस का कसूर तक का परमिट है कि वहाँ तक जा सकती है, लेकिन फिर भी अब इंतजामी की मिली बकत है। यह वजह क्या है कि इसको आग लगा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने और म्यूनसिपल कमेटी ने बारहा शिकायत भी की FIR दर्ज करने की, लेकिन अभी तक हैरान कुन तौर पर इसकी FIR दर्ज नहीं हुई। और तफसीलात ये बताई जा रही है कि 200 रुपये 1 मिनट का वसूल किया जाता है भत्ता, और भत्ता नहीं दिया और बस को आग लगा दी। मुसाफिर भी मौजूद थे वहां पर, जिन्हें बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला या खुद निकले। राना आफ्ताब अली हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जाएंगे नईम विरक साहब भी, जो कि DSP हैं। तो पहले राना आफ्ताब ये बताएगा कि पूरा मामला है क्या, और क्या FIR अभी भी दर्ज नहीं हुई? जी बिल्कुल, मुकदमा तो ताहम दर्ज कर लिया गया है। जब मीडिया पे ये तमाम खबरें नशर होने के बाद मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। ये कुछ दिनों से एक सिलसिला चल रहा है कि आरफ वाला और पाकपतन में जो मुल्तान से कसूर तक की गाड़ियाँ चलती हैं, बाकायदा अड्डों से मुख्तलिफ शहरों से निकलती हैं, जिनके पास रूट परमिट, म्यूनसिपल कमेटी का इजाज़तनामा, ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा होता है, उनके बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर जो बाअसर अफराद हैं उन्होंने अपने वो गुंडे बिठा रखे हैं, जो उन बसों से वहाँ पे रुकने के इवज़ मुख्तलिफ उन्होंने अपने जो कीमतें हैं वो मुकर्रर कर रखी हैं। इसी तरह पाकपतन में 20 रोज पहले ये वाक़या जब हुआ तो वहाँ यहाँ के ट्रांसपोर्टर हैं कैसर भट्टी, उन्होंने थाना फरीदनगर में बाकायदा एप्लीकेशन दी कि मुझे रूट परमिट ज़िला इंतज़ामिया RTDA सेक्रेटरी की जानब से जारी किया गया है। म्यूनसिपल कमेटी ने भी फिर थाना फरीदनगर को लिखा कि ये भत्ता वसूली का कोई जमाल चौक में इशू बना हुआ है, आप इसको मेहरबानी करके देखें और इस मसले को हल करें, क्योंकि ये पहले भी निशानदेही उस एप्लीकेशन में की गई थी कि यहाँ इंतशार, खून रेजी और दीगर जो कोई अफसोसनाक वाक़या रूनमा हो सकता है। इसके बावजूद
थाना फरीदनगर पुलिस ने टाल मटोल किया। जबकि हम बात करें उनके कैसर भट्टी के मुताबिक वो मैडम के यहाँ भी 2 बार पेश हुए, जबकि मैडम ने नईम विरक डीएसपी साहब की ड्यूटी लगाई। डीएसपी साहब ने उनको कहा, जबकि यहाँ जो काबिले अफसोसनाक अमर है कि अगर इससे बर वक्त इस पे कोई कार्रवाई कर ली जाती तो आज ये जो इतना बड़ा सान्या अफसोसनाक हुआ है, इसके बाद दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इससे पहले अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को अगर हम हैंडल करना चाहते तो यकीनन हम कर सकते। तो यानी कि इस मामले को हैंडल पहले किया जा सकता था। राना अब आप साथ ही रहिएगा, विरक साहब भी साथ ही हैं, तो चले उन्हीं से उनको भी जान लेते हैं। तो नहीं विरक साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से अभी राना आफ्ताब भी बता रहे थे कि अगर इस मामले को पहले अगर हैंडल किया जा सकता तो नौबत यहाँ तक ना आती, तो क्या वजूहात हैं कि फौरन मामला हल नहीं होता? जब प्रेशर आए इधर से उधर से, मीडिया से, कहीं से, उसके बाद कुछ मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कम से कम की जाती है। असल तो मैं आपको देता हूँ, असल में इनका मामला है टाइमिंग का। ये कह रहे थे कि हमारी दोनों बसें एक टाइम पे इकट्ठी हो जाती हैं, एक आती है आरवाला से, एक निकलती है सिटी पाकपतन से। आज भी ये एक टाइम जब इकट्ठी हुई है तो ये उलझ पड़े हैं, और इन्होंने जो अपना कैसर कलीम ग्रुप है और अपना मुर्तजा भट्टी ग्रुप, ये आपस में उलझ पड़े हैं। और मुर्तजा भट्टी ने कैसर कलीम की जो बस को है वो आग लगाई है। भत्ते का मामला नहीं है, मामला है एक टाइम इकट्ठे होने का। वो तो फिर अपना टाइमिंग जो फैसला है वो पुलिस नहीं करती, वो तो सेक्रेटरिएट ही करती है। तो हमने जो ही इन्होंने हमें अपना इत्तला मिली है, मौके पे पहुंचे हैं, हमने कार्रवाई की है, हमने एफआईआर दर्ज की है, हमने मेन मुलजम ही गिरफ्तार कर लिया है मुर्तजा भट्टी को। अच्छा, जो मेन मुलजम है इनका आग लगाने वाला। और बाकी हमने रेड कर रहे हैं, हमने पार्टी भी तश्कील दी हुई है, SHO श्रीनगर और CIA को साथ मिला के, और इंशाल्लाह हम रात रात बाकी गिरफ्तार करेंगे और 100% इसमें इंसाफ करेंगे। लेकिन ये पत्ते वाली बात 100% गलत है, टाइमिंग का मसला है। ये आपको पता है, अड्डे वालों का मसला भी टाइमिंग का होता है। वो कहता है जी मेरी बस पहले निकल जाए, मेरी बाद में निकल जाए। असल लड़ाई भी इस वजह से हुई, ये है हकीकत। अच्छा, राना आफ्ताब ये बताएगा, क्योंकि DSP साहब ने तो इन तमाम तर बातों को निगलेक्ट कर दिए कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि भत्ताखोरी या भत्ते का मामला था, वो तो टाइमिंग का मसला था, यानी कि 2 कंपेटिटर्स की आपस में लड़ाई थी। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखें जी, अगर किसी का मसला है तो वो कानून ने, ज़रा इंतजामिया ने उसको बैठ के सेटल डाउन करना है, ना कि किसी प्राइवेट गुंडे ने वहाँ फैसला करना है कि आप इतने पैसे देंगे, इतने देंगे। आरफ वाला में जो बंदा बैठता है, एक सरकारी जमीन के किनारे पे खड़ा हो जाता है, आने वाली गाड़ी से वसूल करता है, वो किस चीज के पैसे लेता है? जब लारी अड्डा से रूट परमिट है, शहर से निकलने, शहर में दाखिल और खारजी रास्तों पर म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन होते हैं, वो आपसे वसूल करते हैं, उसके टैक्स वसूल करते हैं। उसके बाद ऐसी कौन सी ताकत है वो किसी चौक में रोक के कहे कि मैं पैसे दिए जाए? टाइमिंग का मसला है, तो टाइमिंग का मसला तो जरूरी इंतजामिया को फिर ये तो कौन है शख्स जो पैसे सड़क पे खड़ा होकर जिसके आप कह रहे हैं कि वो पैसे अब देखें जी, अब बहुत बड़ी यहाँ पे यही बहुत बड़ा सवाल आ गया। जो पर्चा दिया गया है 780 का, उसमें बताया जा रहा है कि मुकामी PTI के जो MP हैं उनके करीबी अजीज हैं जिनको नामजद किया गया है FIR में। अच्छा, जहाँ पे देखें, यहाँ पे आज की बात नहीं है, अरसा दराज से ये मामला चल रहा है कि जो बसों ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनसे जमाल चौक से, दीपालपुर से, ये जब भी ट्रैवलिंग होती है, मुल्तान से सिलसिला चला आ रहा है। हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए, ये टाल मटोल करने से नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, नईम विरक साहब, ये बताएं कि वो शख्स कौन है जो सड़क पर खड़ा होता है और पैसे मांगता है? ये बात तो बिल्कुल बजा है कि अगर ट्रांसपोर्टर्स को दोनों का आपस का मामला है तो वो थर्ड पर्सन कौन है जी? ये आपको पता है कि इनके जहाँ इनके स्टाफ होते हैं वहाँ इनके हाकर खड़े होते हैं। ये आप और मैं ये सिस्टम सारा समझते हैं अड्डों का और ये हाकरों का। वो 5-10 रुपए अगर इनका हाकर है और ये अपनी चीज इनको देते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ मसला हुआ है ये है टाइमिंग का। उसने कहा जी आप मेरे टाइम पे आप क्यों आ गए हैं? ये आप जहाँ से मर्जी तस्दीक कर लें, 100% यही मामला है कि आप मेरे टाइम पे पहले क्यों आ गए। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया नईम विरक साहब आपका और राना बाब का भी। लेकिन उन्होंने, विरक साहब ने तो बिल्कुल इसको झुठला दिया कि कोई भत्ताखोरी का मामला नहीं। खैर, शेखुपुरा की बात करते हैं, जहां पर पता नहीं भर्तियां हुई थी या भर्तियां हुई थी। ये मामला आपके सामने है। जून 2018 में तालीम की अहमियत क्या है इसका शायद जनाजे निकल गया। फेक भर्तियां की गई, 291 मुलाजमीन हैं जिन्हें जाली भर्तियां की गई और इस बात का इंकशाफ अब हुआ है। और जून 2018 से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यकीनी तौर पर इलेक्शन में रसअंदाज होने के लिए भी हो सकता है किसी किया हो। बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। MNA MPS की सिफारिश का भी तस्करा हो रहा है, कुछ क्लर्क्स को और एक लैब टेक्नीशियन को भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। इसी पर बात करने के लिए फारूक मलिक हमारे साथ मौजूद है और
नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले फारूक, आप बताइएगा कि ये मामला है क्या और अब इसमें क्या पता चला कि कौन कौन इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा कि जून 2018 में ये भर्तियों का आगाज हुआ था। ये भर्तियां जो है 2018 हुई हैं, लेकिन इससे पहले जो है ये 4 साल से इसके 27 मरतबा इश्तहार दिए जा चुके हैं इन्हीं भर्तियों के जो दर्जा चहारम की यहाँ पे की जानी थी महकमा एजुकेशन में, लेकिन जून 2018 में इसको कंप्लीट किया गया। और ये तमाम भर्तियां जो की गई वो सारी की सारी बोगस हैं। ये इंकशाफ जो है वो यहाँ जो शेखपुरा के साबिक डीसी थे डिप्टी कमिश्नर अरकम तारिक, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। और वो रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो 291 लोग जो भर्ती हुए हैं ये सारे के सारे फेक हैं। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि इनका जो मेरिट है वो इनको मेरिट पे नहीं किया गया और ना अकॉर्डिंग टू पॉलिसी जो है इनको रखा गया है। स्टार्ट बात जो हुई थी वो 14 लोगों की थी कि पहले 14 लोग जो है एक्सपोज हुए और जब इंक्वायरी डीसी साहब ने की तो उसमें सारे के सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे लोग हैं फारूक, इस तरह की भी है कि लोगों को तो उनके पास जाके लेटर्स जो है वो थमाए गए। ये लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर है। जी बिल्कुल, इसी तरह हुआ जब मेरिट पे नहीं होता। ये है कि जब मेरिट किया जाता है तो उसकी ओपन मेरिट होता है, लिस्टें लगती हैं कि जो फला बंदा जो है वो मेरिट पे आ गया और इसका ये नंबर आए हैं। लेकिन इसमें ये हुआ कि रात के अंधेरे में एक एक बंदे को बुलाते थे और उसको ज्वाइनिंग लेटर जो थमा देते थे और जो जब वो जिस जगह पे ज्वाइन होना था उसके और जो जिस हेड मास्टर के पास वो जाता था जब वो नहीं करता था तो उसको फिर दफ्तर बुला लेते थे। जो यहाँ के जो सीओ साहब थे पहले अली अहमद सयान साहब, तो उनको बुलाकर फोर्स ही कहा जाता था कि इसकी फलां जगह से सिफारिश आई है, फलां एमपीए की तरफ से सिफारिश आई है, फलां अफसर की तरफ से आई है या किसी और का वास्ता देकर उसको जबरदस्ती ज्वाइन कराया जाता रहा। और जब ये तनख्वाहें लेने के लिए वहां पे गए, जबरदस्ती ज्वाइनिंग की वजह क्या थी? क्या रिश्वतखोरी का अंसर पाया जा रहा है इसमें या फिर इलेक्शन में असरअंदाज होने के लिए किया गया? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, जो एलिमेंट सबसे जो मजबूत पाया गया वो है रिश्वत का। 2 से 2.5 लाख रुपया लिया जाता रहा है यहाँ पे बुलावी का, चौकीदार का, जो नैब का है उनका। जी 2 से 2.5 लाख रुपया लिया जाता रहा है और उसमें 2-3 के साथ हमारा राब्ता भी हो चुका है, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से गुरेजा हैं क्योंकि उनसे वादा हो चुका है कि हम आपको नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें हम आपको भर्ती कर लेंगे, आप मीडिया को ये मत बताइएगा और पैसे भी मत जो है ना वापस मांगे। तो ये मामला भी इनका इंटरनल चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो सीईओ साहब नए आए हैं मकबूल शाकिर साहब, उन्होंने ये मामला जो है वो सेक्रेटरी एजुकेशन को भिजवा दिया है और उसमें जिन लोगों को गिल्टी करा दिया उनके नाम उन अफसरान में 14 अफसरान है जो कि 18 ग्रेड 18 से भी उनका ताल्लुक है। तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने के लिए लाहौर से परमिशन लेनी पड़ती है सेक्रेटरी से या सीएम साहब से। तो केस वहां तक पहुंच चुका है और जैसे ही वो आएगा उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाएंगे और पीडा एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और एंटी करप्शन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। अच्छा, किस किस लेवल के या किस किस ग्रेड के लोग हैं इन मुलाजिमीन में जो शामिल हैं इस पूरे कहानी में? इसमें जी 2 तो डीओ हैं यहाँ पर जिन्होंने ये भर्ती का प्रोसेस करना था, जो रिक्रूटमेंट कमेटी के इंचार्ज थे, और एक सीईओ साहब खुद हैं जो यहाँ के वहाँ रिक्रूटमेंट कमेटी के चेयरमैन थे। और इसके नीचे जो हेडमास्टर और प्रिंसिपल हैं मुख्तलिफ स्कूलों के, उसमें खवातीन भी शामिल हैं। लेकिन उनका कसूर जो है हमने जब इसको थोड़ा इंटरोगेट किया है तो उन लोगों का थोड़ा सा कम निकला है क्योंकि इनको फोर्सली ज्वाइन करवाया गया है। जो जितने भी मुलाजमीन दर्जा चहारम के उन्होंने करवाने थे फोर्सली उनको बुलाते थे रात को कि अपना वो ज्वाइनिंग रजिस्टर लेके आए और रात को कहते थे यहाँ पे रजिस्टर पे सिग्नेचर करें, इसको ज्वाइन करें और सुबह ये ड्यूटी पे आप इसको लें। तो उसमें कम है। लेकिन जो इसमें जो एमपीए थे मकामी यहाँ पे आरफ सदेला का, उनके काफी फोन जो है वो उनके भी रिकॉर्ड मिले हैं, उनकी पर्चे चिट्टे भी मिली हैं यहाँ से कि उन्होंने फोर्सली कहा कि जब मेरा ये बंदा है, मेरा ये वोटर और यकीनी तौर पर फारूक यही लोग होते हैं जो आगे जाके घोस्ट टीचर भी कहलाए जाते हैं। और मियां जावेद लतीफ साहब जो है उन्हें भी लाइनअप किया था लेकिन वो चले गए। अब क्यों चले गए ये तो शायद आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जून 2018 में क्या हुआ था। खैर, अब बात करते हैं ज़रा दादू की कि वहाँ पर घोस्ट डॉक्टर्स कहाँ से आए। तकरीबन 17 लाख के करीब नफूस पर मुश्तमिल दादू एक सिंध का एक बड़ा इंटीरियर सिंध का एक शहर है
और वहाँ पर सूरत हाल ये है, अब तक हम सिर्फ घोस्ट मुलाजमीन या टीचर्स की बात करते थे, लेकिन वहाँ पर तो डॉक्टर्स भी घोस्ट निकल आए हैं। करीब 120 वहाँ पर डॉक्टर्स हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उसमें से 38 से ज़ायद डॉक्टर्स जो हैं या डेपुटेशन पर हैं या छुट्टी पर हैं या फिर घर में बैठे अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। सेहत की क्या सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में और खासतौर में इंटीरियर सिंध में, तो ये सूरत हाल आपके सामने है। इसी पर बात करने के लिए इमदाद अली साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमदाद अली, ये बताएगा कैपेसिटी कितनी है कुल डॉक्टर्स की इस वक्त जो मौजूद है और कितने दरकार हैं? जी बिल्कुल दानिश, मैं आपको बताऊं, जो सिविल हॉस्पिटल है दादू की, यहाँ 245 बेडों के ये हॉस्पिटल है। यहाँ टोटल 130 डॉक्टर है। मैं आपको बताऊं, यहाँ जो 38 जो डॉक्टर है या कोई छुट्टी पे है या कहीं यानी पढ़ने कोई चला गया या कोई मैं आपको बताऊं घर बैठे तनख्वाहें ले रहा है। बाकी बचे 80 डॉक्टर या 75 डॉक्टर, उनमें से 75 डॉक्टरों में से भी मैं आपको ये बताऊं कि 40 डॉक्टर जो है वो ऑन ड्यूटी है। बाकी जो रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ रिकॉर्ड में तो 80 के 80 डॉक्टर है, बाकी 40 आते हैं, 40 गुम हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद भी ये जो हॉस्पिटल है, तकरीबन 30 करोड़ इसकी हॉस्पिटल की बजट है और 8 करोड़ जो बजट है वो अदवात की और उनकी बजट है। यहाँ जो टोटल जो मुलाजिमिन है 181 मुलाजिमिन है। जिस मुलाजिमिन की अगर बात की जाए वहाँ से 40 से 50 मुलाजिम भी गायब है जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। कोई ये सियासी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इमदाद के वहाँ पर जो सूरत हाल है, एक बेड पे 2 मरीज हैं और डॉक्टर्स नहीं है। तो रुबीना कायम खानी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से ही है। रुबीना कायम खानी साहिबा, पीपल्स पार्टी 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया है वहाँ पर है और इंटीरियर सिंध तो है ही आपका, तो वहाँ पर ऐसा जुल्म? देखिए कुछ चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो मीडिया हाईलाइट करता है, कहीं पे सारी जगह हमने ये कभी जो है इस चीज़ का दावा भी नहीं किया कि हमने 100% जो है वो पूरा काम किया है। लेकिन आप अगर देखें कि जो इन 10 सालों में जो पाकिस्तान पार्टी की हुकूमत में जो हेल्थ के इश्यूज के हवाले से जो काम हुआ है, जो एजुकेशन के क्या काम हुआ है बता दें जरा मैडम, थोड़ी सी रोशनी डाल दें। कि पूरे अगर आप देखें तो नो NICVT जो आपका, मैं समझती हूँ कि मैं बल्कि घर के ही विजिट पे हूँ और मैंने जो है खुद जो है अपनी आंखों से देखा, बड़े अच्छे हॉस्पिटल जो है वो फंक्शनल उसमें है। और NICVT देखिए, जो आपकी डोर स्टेप पे आपका हार्ट का जो है वो हॉस्पिटल है, तो इससे बढ़ के मैं समझती हूँ कि किसी पेशेंट के लिए और जो मरीज होता है उसके लिए ये फैसिलिटी उसको पता है कि हमारे लिए ये क्या चीज़ है। बाकी मीडिया पे हाइप क्रिएट करना कुछ चीज़। अच्छा नहीं, इमदाद अली जरा ये बताएगा क्या आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं? वहाँ पर जो 38 डॉक्टर्स नहीं है, तो अगर पेशेंट से आपकी बात हो तो वो क्या कहते हैं? देखिए डॉक्टर्स का एक जी मैं दानिश दानिश मैं अगर आपको बात बताऊं, यहाँ ज़्यादातर ये बात है कि 8 एम्बुलेंस है। जो पेशेंट तहसील जोई या तहसील मेहर या कांचो के इलाके से आता है उसको रेफर कर देते हैं। मजे की बात इमदाद यहाँ पर जरा रुकेगा, रुबीना कायम खानी साहबा से दोबारा ये बात करते हैं। अच्छा रुबीना कायम साहबा, ये बड़ा एक मसला है रेफर कर देना। छोटे अस्पताल है तो बड़े से आगे बेचारा दादू से घूमता कराची तक जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते बहुत देर भी हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस कब तक रहेगी? देखिए मैंने कहा ना कि पास्ट में भी ये इशू रहा, क्योंकि जो खासतौर पर हमारे बच्चियां जो मेडिकल करते हैं और डॉक्टर्स बन के, उनकी ख्वाहिश ये होती है, उनकी कोशिश ये होती है कि वो शहरों की तरफ और जो है वो जॉब करें और वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे होते हैं। हालांकि सिंध हुकूमत ने बड़े अच्छे इनको हैंडसम सैलरी के ऊपर जो है वो बड़ा उसके ऊपर वो रखा, लेकिन आप देखें कि ये कुछ इश्यूज रहे हैं जो जेन्युइन है। मैं ये इस चीज़ को मानूंगी और बिल्कुल मैं बल्कि जो आपके टीवी चैनल के तवज्जुह से वो जो बच्चे जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहीं पर अगर उन्हीं शहरों में अपनी जॉब को कंटिन्यू करें, तो आज ये जो पेशेंट्स अगर सर्वाइव कर रहे होते हैं और किसी मुश्किल में होते हैं, तो ये इश्यूज का सामना उनको ना करना पड़े। तो ये चीज़ें हैं बेशक, लेकिन हमने कोशिश। चलिए जो चीज़ें हैं 10 साल में तो नहीं, दुआ ये करते हैं कि कम से कम इस आगे वाले 5 सालों में वो मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया रुबीना कायम खानी साहब और इमदाद अली आप दोनों का। और अब कुछ बात करते हैं पत्तों की और पानी की।
पंजाब और लाहौर सेंट्रल पंजाब का इलाका है पत्तों की, और वहाँ पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है। 8 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, जिसमें 4 तो वैसे ही नाकारा हैं, कोई काम नहीं हो रहा। बाकी जो 4 हैं उसमें सफाई नहीं है, जिसकी वजह से गंदा पानी, जहरीला पानी वहाँ से आता है। एक फूल नगर में चल रहा है और बाकी 3 जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट के दूसरे इलाकों में चल रहे हैं। अहमद उस्मान अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, अभी म्यूनिसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं चौधरी अमान साहब, वो तो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि एक कंपनी है KSB नामी, अभी वो उन्हीं के पास फिल्ट्रेशन प्लांट है और उन्होंने हमारे हैंडओवर नहीं किया। हक़ाइक़ क्या है? जी बिल्कुल, हकायक तो बिल्कुल इसके बरक्स ही हैं, क्योंकि KSB कंपनी का कहना है कि इन्होंने ये प्लांट बना के पत्तों की म्यूनिसिपल कमेटी के हवाले कर दिए हैं और इन प्लांट पे जो ऑपरेटर है उनकी हायरिंग भी पत्तों की CEO ने ही की हुई है। लेकिन पत्तों की के CEO अभी इस बात से इनकारी हैं कि ये हमारे हैंडओवर ही नहीं हुए, हालांकि वो ही इनकी देखभाल कर रहे हैं। तो अभी किसके पास? KSB के पास है ये? जी, अभी वो म्यूनिसिपल कमेटी के CEO का कहना है कि ये KSB के पास है। ठीक है। अच्छा, आसिफ डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे मौक़िफ़ ले लेते हैं। आसिफ डॉक्टर साहब, अब ये थोड़ा सा मामला, ये हमें हमेशा ही प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि एक दूसरे पे थोप दिया जाता है, नहीं जी उस डिपार्टमेंट का कसूर है, नहीं जी इस डिपार्टमेंट का कसूर है, लेकिन अवाम का क्या कसूर है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। सर वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। असल में सूरत हाल ये है कि ये जो 8 RO प्लांट्स हैं, ये साफ पानी कंपनी जो है उसके तहत लगाए गए थे। अब इनकी ऑपरेशन मेंटेनेंस के हवाले से इश्यूज हैं। हमारे यहाँ जो अभी आपको उस्मान ने बताया, म्यूनिसिपल कमेटी का इशू ये है कि वो उनको हैंडओवर नहीं हुए और इनकी इस वक्त जो है मेंटेनेंस वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। ये तो है इसका एक एस्पेक्ट। मैं चूंकि रिसेंटली यहाँ आया हूँ, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कमेटी तहसील की सतह पर नोटिफाई की है और कमेटी जो है उसमें कन्वीनर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बाकी उसमें हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और उसमें साथ ही साथ म्यूनिसिपल कमेटी के CEOs हैं और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं। इस कमेटी के जिम्मे 2 काम थे। नंबर 1 जो हमारी एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं और हमारे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनकी मेंटेनेंस के हवाले से जो उसमें इश्यूज आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना, हाईलाइट करना, और नंबर 2 हमें नई तजावीज देनी है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पे नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं वो तजावीज की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, नए की बात तो मेरे बाद में करें, पहले ये जो पुराने हैं इसमें से कितने चल रहे हैं, कुछ आपके पास है इत्तलात इस बारे में? अभी इसकी इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी, लेकिन अभी जो उस्मान ने आपको बताया कि हमारी तहसील में 8 थे, 8 में से 4 फंक्शनल हैं और 4 जो हैं उनकी फंक्शनैलिटीज में इश्यूज हैं। उस हवाले से हम अभी देख लेते हैं, उसकी सारी वर्किंग कंसर्न डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले लेते हैं। मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा था, ये पंजाब गवर्नमेंट का, हमारी नई पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसमें हमने अब तक जो वर्किंग की है, हमारे पास म्यूनिसिपल कमेटी फूलनगर में और पत्तोकी में 2 वाटर सप्लाई स्कीम्स थी, उनकी ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से इश्यूज हैं। इसी तरह हमारे पास इश्यूज तो है डॉक्टर साहब, लेकिन हम तो ये तवक्को करते हैं कि इश्यूज जल्द से जल्द रिजॉल्व हों ताकि आवाम को कम से कम पीने का साफ पानी तो मुहैया हो सके। बहुत शुक्रिया आगर साहब और उस्मान, आप दोनों का। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। दानिश हुसैन को अपनी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।